बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, पंजाब असम्बली हो गई है तहलील। गवर्नर साहब ने मंजूरी नहीं दी। 48 घंटे गुजर गए, असम्बली भेजे हुए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से। तो फिर आइन के तहत वो खुद ही असम्बली जो है वो तहलील तस्वर होती है, तहलील हो गई है। तो अब बहुत सारे मामला जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गए हैं, और परवेज़ इलाही ने आखिरी दिन जो फनकारी दिखाने की कोशिश की, उसकी राह में भी इलेक्शन कमीशन रुकावट बन गया है। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, कैसे बनेगी, इस पे मुख्तसर सी जो है रोशनी डालेंगे, क्योंकि इसमें तफसीली वीला कर चुका हुआ। और फिर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को सबक सिखाने का प्रोसेस जो है ये शुरू कर दिया है। और खान साहब ने फिर एक रूहानी शख्सियत से मुलाकात की, कुछ तफसील मुझे पता चली है। खान साहब उनसे क्या पूछते रहे, रूहानी को आप इन्वर्टेड कॉमास में कर लें, तो जो भी उसका मतलब लेना होगा आप ले लीजिएगा कि वो रूहानी शख्सियत हैं, कोई गैब का इल्म जानने वाला बाबा है या कौन है वो। तो वो और पूछते क्या रहे हैं, दिलचस्प बात ये है कि खान साहब उनसे क्या पूछते रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले खान साहब का जो इंटरव्यू जो है उसमें कुछ बातें की, और उन्होंने कहा जनाब परवेज़ इलाही तो टेस्ट में पास हो गए, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेस्ट देना होगा, उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। सदर, कल मैंने वीलाग में कहा था ना कि इमरान खान साहब क्या सरप्राइज़ देंगे, यही सरप्राइज़ देंगे ना कि जनाब सदर कहेगा वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ से, जनाब आप एतमाद का वोट लें। और फिर जो केपी हुकूमत है वो ये कह रहे हैं, जो केपी की जो असम्बली है, खान साहब ने जो उस इंटरव्यू में कहा है, जो निजी टीवी चैनल को दिया है, तो उसमें ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो 1 हफ्ते बाद तोड़ेंगे। जबकि ज़मान पार्क से जो खबरें आ रही हैं कि 2 दिन बाद वो समरी भेजेंगे। लेकिन इंटरव्यू में खान साहब ने 1 हफ्ते का कहा कि 1 हफ्ते बाद वो तोड़ दी जाएगी असम्बली। अब जो खान साहब ये कह रहे हैं, कल भी मैंने इस पे अर्ज़ किया था कि खान साहब जो कह रहे हैं ना एतमाद का वोट लेने वाली बात, हम जोड़-तोड़ करेंगे, सरप्राइज़ देंगे। मुझे ये लग रहा है कि दूसरा सरप्राइज़ वो ये देना चाह रहे हैं कि इनके जो लोग हैं, वो असेंबली में, शायद कौमी असेंबली में वापस चले जाएँ, जब इजलास हो तो वहाँ जाके बैठ जाएँ, जैसे पहले बैठे थे। और मैंने कहा था कि जनाब ये थूक के चाटने वाली बात होगी, लेकिन इन लोगों के लिए कोई ये मसला नहीं है। वो 126 दिन वाली बात सबको ही पता है आप लोगों को कि 126 इस्तीफे दे के बैठे रहे थे, और बाद में जाके सारी तनख्वाहें भी वसूल कर ली थी, और असेंबली का हिस्सा भी रहे, आखिर वक्त तक असेंबली में बैठे रहे, आखिरी वक्त तक नहीं निकले थे ये। तो अब ये मे बी जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, ये दोबारा असेंबली में जाके बैठते हैं, क्योंकि वो तो स्पीकर ने मशकूक करार दिए हुए हैं, रोक के रखे हुए हैं, वो नहीं कर रहे। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि शायद MQM अलहदा हो जाए, चलो हो जाए, 7 बंदे अलग हो गए, बाप के कुछ बंदे अलग हो गए, दूसरे भी छोटे मोटे चले गए, उनके पास है। मैंने जिक्र किया था, अर्ज किया था, ये समझने वाली बात है। ये मुझे लोगों ने आज भी कमेंट्स करके और फ़ोन करके मुझसे पूछा है कि आप ये क्या कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं है, अगर सदर एतमाद का वोट लेने के लिए क्या देते हैं। तो वे मैंने पार्टी पोजीशन थोड़ी सी दोबारा मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ कि 180 वोट हैं इस वक्त जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के पास। 7 MQM के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ बाप के भी हैं, और वो चलो कुछ निकल भी जाते हैं। इनको चाहिए कितने होंगे? 342 टोटल सीटें हैं कौमी असम्बली की, और ये रिज़ाइन दे के बैठे हुए हैं। ये अब PTI वाले ये कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं, PTI वाले ये खबर लीक कर रहे हैं कि नून लीग के 5 बंदे जो हैं MNAs, वो हमारे साथ राब्ते में हैं। यानी अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया जाता है, कोई इत्तेहादी अलग हो जाते हैं, 2, 4, 5, 10 सीटों वाले, और 5 बंदे ये आ जाते हैं, तो शायद वो मतलूबा तादाद जो है वो पूरी ना हो सके। लेकिन उनके हाथ में भी एक स्विच है स्पीकर के पास, जो इनका जो तमाम प्लान जो है स्पीकर विजय क्या कहते हैं कि कलम की एक सत्र के साथ वो सारा उनको प्लान को जो है वो सबूतात कर सकते हैं।
अब ये देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ कि सवाल मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, तो ये आइन का आर्टिकल है 91(4), यानी सब आर्टिकल 4 91 का, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी कि टोटल अरकान की जो टोटल रुकन जो है, टोटल तादाद जो है ऐवान की, यानी 342, उसकी सादा अक्सरियत की हमायत चाहिए मुंतखब होने के लिए वज़ीर आज़म को। यानी वज़ीर आज़म को 172 वोट दरकार होंगे अगर उन्होंने मुंतखब होना है, जैसा कि शहबाज शरीफ ने 174 वोट लिए थे जब ये अदम एतमाद के बाद कामयाब हुए। ये टोटल मेंबरशिप यानी 342। अब मैं जो सदर मुमलकत जो हैं वो जो कहते हैं कि जनाब एतमाद का वोट लें वज़ीर आज़म साहब, मुझे ये लगता है कि आपको अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं रही, आप एतमाद खो चुके हैं। वो हम जो आर्टिकल है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 91 सब आर्टिकल 7 के मुताबिक उसमें जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि वो लिखे हुए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 342 नहीं, वो टोटल तादाद है, रुकनीत है, टोटल रुकनीत, टोटल मेंबरशिप है, ये है मेंबर्स। यानी इस वक्त 12 सीटें खाली हैं नेशनल असेंबली की, इनके जो इस्तीफे हैं उनको भी समझ लें कि जनाब ये लोग मौजूद हैं असेंबली में। तो फिर बनते हैं 330 अरकान जिनकी अक्सरियत की हमायत चाहिए शहबाज शरीफ को, यानी उन्हें 166 वोट चाहिए, जबकि उनके पास 180 है। चलो निकाल दें ऊपर वाले, काफ़ी सारे जिन्होंने 14 वोट निकल भी गए, फिर भी 166 उनके पास है। ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ स्पीकर के हाथ में भी एक है, किल है, वो उसको हिलाएंगे, बटन दबाएंगे तो वहाँ और मज़ीद गड़बड़ हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं जनाब इन्होंने, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ना हमने इस्तीफे नहीं दिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं, तस्दीक करें आके, ये करें वो करें। उनके पास ये इख्तियार है। ये आपको याद होगा कि 29 दिसंबर को एक वफद मिला था जाके स्पीकर से, राजा परवेज़ अशरफ से, कि जनाब हमारे इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर मंजूर करें, हमने इस्तीफे दिए हुए हैं। यानी वो लोग तस्दीक कर आए हैं, 8 बंदे वो तस्दीक कर आए हैं। उन 8 बंदों को वो डी नोटिफाई कर सकते हैं, उनके इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं, तो तादाद मज़ीद कम हो जाएगी। जो कौमी, अगर इनके 5 निकल भी गए तो 10 वो नहल कर देगा, नहल क्या उनके इस्तीफे मंजूर कर लेगा, नहल तो नहीं, इस्तीफे मंजूर कर लेगा। अब फिर एक साहब जो हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो असेंबली में खड़ा होके ये फरमा चुके हुए हैं कि हम इस्तीफे दे के जा रहे हैं। उनका इस्तीफा जवेद हाशमी की तरह उनका इस्तीफा भी मान लिया जाए। इस तरह वो 8, 9, 10 बंदे जो हैं वो फड़का सकते हैं स्पीकर साहब। तो फिर उसमें मसलन असद कैसर साहब गए हुए थे, कासम सूरी साहब थे, आमर डोगर साहब थे, इनके जो चीफ व्हिप हैं, अमजद खान नियाज़ी साहब हैं, फ़हीम खान साहब हैं, और डॉक्टर शबीर हुसैन हैं, अताउल्लाह साहब के नाम के MNA थे, ताहिर इकबाल साहब थे। ये लोग वहाँ गए जाके, जनाब इन्होंने कहा कि जनाब इस्तीफे मंजूर करें हमारे। वो कहते हैं जनाब ये तस्दीक कर गए हैं, इनको तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये कैसे कहेंगे जनाब हमारे बंदों को आपने क्यों इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो वो ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है, वो मंजूर कर लें। हो सकता है वो सारे ही मंजूर कर लें, लेकिन बहरहाल अगर ये उनको मुश्किल में डालना चाहते हैं तो वो जो कौमी असम्बली की तादाद कम करने के लिए, अरकान की तादाद कम करने के लिए, ये उनके पास भी ये एक हथियार है कि वो इनको फारग कर दें। फिर तो 166 की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, यानी ये भी सीटें खाली हो जाएंगी, ये भी निकाल दी जाएंगी उस वक्त। बहरहाल ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ जरदारी साहब भी लाहौर में आके बैठ गए हैं, उनकी मुतवक्को है मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ। ज़ाहिर है जो सरप्राइज़ खान साहब ने देने वो भी तो सोच रहे होंगे ना। अगर मेरे जैसे बंदे तक कुछ इतलात आ रही हैं कि ये होने वाला है, कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था, ये एतमाद के वोट की बातें कर रहे हैं, तो वो आज खान साहब ने खुद ही अपने मुंह से कह दिया। तो फिर जरदारी साहब भी जहाँ, अब वो बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो इनको वो नाकाम बना देंगे। वो जो मैंने कहा ना कि स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ है,
اب وہ جو انٹرویو ہوا ہے خان صاحب کا جو دیا ہے انہوں نے کہا جناب کہ وہ معافی مانگیں، مجھ سے معافی مانگیں، مجھے کہیں غلطی ہوگی ہے، اعظم سواتی سے کہیں غلطی ہوگی ہے، شہباز گل سے کہیں غلطی ہوگی ہے، چلو ارشد شریف والی بات میں نہیں کرتا، تو وہ انہوں نے کہا جناب کون، وہ مجھے بھی پتا ہے کون ہے، ان کو بھی پتا ہے، شہباز گل کو بھی، اعظم سواتی کو بھی پتا ہے کون ہے، وہ معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر خان صاحب جن سے مطالبہ کر رہے ہیں نا معافی کا، تو انہوں نے معافی مانگنے تو بڑی دور کی بات ہے، معافی نہ دینے کا یہ فیصلہ میرا خیال کر رکھا ہے، اور خان صاحب جو اسمبلیاں توڑ کے نا پھنس جائیں گے، توڑ دی ہیں اور پھنس گئے ہیں۔ اب خان وہ ویسے جو لندن والی بات کروں، فیصلہ وہاں یہی ہوا ہے ابھی تک کہ خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقیوں کو پکڑے، ہو سکتا پرویز الہی اور اس کے جو بیٹا شیٹا ہے مونس مانو ان پہ ہاتھ ڈال دیں، خان کو شاید وہ اس حوالے سے گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے شاید اگنور کریں، لیکن عدالتوں وغیرہ میں ضرور گھسیٹیں گے، اور جو میں نے کہا نا وہ ان کو معاف نہیں کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ دیکھیں گے عدالتوں میں چند دنوں تک کہ جو کشن ملتا تھا عمران خان کو وہ نہیں ملے گا۔ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو عدالتوں سے اب وہ کشن نہیں ملے گا، یہ کہیں طے ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، خان صاحب کی ایک خوبی ہے، یہ ٹی وی سکرینز کو انگیج کر لیتے ہیں، میڈیا کو انگیج کر لیتے ہیں، اپنے کارکنوں کا ذکر بار بار کرتے ہیں، جبکہ یہ مجھے یہ کمی نظر آتی ہے نون لیگ اور دیگر جماعتوں میں کہ وہ میڈیا کو اس طرح انگیج نہیں کر پاتے، یہ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں جناب، ویلے نے اور کام ہی کوئی نہیں انہوں، تو یہ جناب کیونکہ انہوں نے عملاً تے کم کرنا کوئی نہیں، مثبت کام تے کرنا کوئی نہیں، نیگیٹو خیالات دماغ جڑے آنے نے وہی بنیاد تے انہوں نے کاروائیاں پانیاں ہوندیاں، اور ہر وقت کدی ٹویٹر تے، کدی پریس کانفرنس، کدی اجلاس، ایسے ہی ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور اپنے ورکروں کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ باقی جماعتیں اس طرح ذکر نہیں کرتی جیسے یہ کرتے ہیں خان صاحب، اور پھر ظاہر ہے جب وہ خان صاحب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اٹیچمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب لندن میں بھی میرا خیال ہے کچھ ایسی ہی اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں کہ انگیج رکھنے کے لیے۔ ایک تو انہوں نے کہہ دیا جناب الیکشن لڑو، نواز شریف صاحب نے وہاں اجلاس ہو گئے، اور تیاری کرو بھرپور طریقے سے، اعتماد کے ساتھ الیکشن میں جائیں، اور پھر پارلیمانی بورڈ انہوں نے کہا ہے شہباز شریف سے جناب آپ بنائیں ٹکٹ شکٹ دینے کے لیے، سارا معاملہ لسٹ انہوں نے پہلے خیر بنا کر رکھی ہوئی ہے، تو پلان ان کا یہ لگ رہا ہے مجھے کہ مریم نواز پہلے آئیں گی، وہ انگیج کرنے والی بات میں کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میڈیا ان کے ساتھ انگیج ہو جائے گا، پھر دوبارہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے پھر جو ہے ایک دفعہ شور نون لیگ کا مچے گا، تو یہ انہوں نے بھی کچھ ایسی اسٹریٹجی میرا خیال ہے وہ بنا رہے کہ ایسا ہی، بہرحال لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں پنجاب کے، تو لیکن آنا تو پڑے گا انہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ ابھی کہتے ہیں میں ابھی سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مریم کے بعد وہ آ جائیں گے، یہ اسٹریٹجی تبدیل کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ میری جو اطلاع ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے جو سینئر لوگ ہیں یہ وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے منتظر ہیں کہ وہ واپس آئیں۔ اچھا، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، اب کیئر ٹیکر حکومت بننی ہے، وہ 3 دن کے اندر اندر یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر یعنی پرویز الہی اور حمزہ شہباز وہ ایک نام پہ اگر اتفاق نہیں کرتے تو وہ 3 نام دے دیں گے، پھر وہ ایک فوری طور پہ کمیٹی بنے گی، جو پارلیمنٹری کمیٹی اس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، ایم پی ایس 3 اس طرف سے ہوں گے، 3 اس طرف سے ہوں گے، وہ پھر ان ناموں کو یہ 3 نام بھیجیں گے، ان میں سے ایک نام پہ اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر وہ بھی 3 دن کے اندر فیصلہ کرے گی، تو پھر یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا، اور الیکشن کمیشن جو کمیٹی کی طرف سے نام جائیں گے وہاں، یعنی دونوں کی طرف سے حمزہ اور وزیر اعلیٰ نے جو نام دیے ہوں گے یہ پھر وہاں جائیں گے، وہ ان میں سے ایک بندے کو نامزد کر دیں گے، اور وہاں پھر روڑا پڑنا ہے کہ جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر مجھے کمزور حکومت ملی تو میں حکومت میں نہیں بیٹھوں گا، تو بھائی آپ کو 2/3 اکثریت کہاں سے لے دیں؟ اگر عوام دیں گے تو لے لیجئے گا، اگر نہیں دے رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی خان صاحب نے ابھی سے اشارے شروع کر دیے کہ میں الیکشن نہیں بننا، اگر میں کمزور حکومت نہیں بن رہی، بس مشکل حکومت بن رہی ہوگی تو پھر بھی نہیں بنے، میں 2/3 چاہیے دینے، خان صاحب ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ 2/3 مجھے چاہیے، ظاہر ہے پھر وہ جو ان کے ہاتھ میں معاملات زیادہ جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، کیئر ٹیکر
हुकूमत का ही जो है मामला उनके हाथ में चला जाएगा। और फिर वैसे भी जब केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है तो वो डे टू डे अफेयर चलाती है, तो बहुत सारे मामलात में तबादले शबादले ये वो कोई तरक्याती काम ये सारा कुछ रोक देता है इलेक्शन कमीशन। जैसा कि आज आखिरी दिन जो वारदात डालने की कोशिश की चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि कबीना का इजलास बुला के मियाँ वाली को डिवीज़न बनाने का वो कैदी मंजूरी दे दी जनाब। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है, क्योंकि भाई हल्का बंदियों वाला मामला आ जाना नहीं यार। ये हल्का बंदियाँ करनी है नए सिरे से, नए अजला में नई डिवीज़न अगर बनती है तो फिर हल्का बंदियों का सारा सिस्टम बदल जाएगा ना। उसके साथ डिवीज़न बन रही है तो उसका अजला भी तो लगाएंगे ना कि कौन कौन से ज़िले जो है वो मियाँ वाली डिवीज़न में होंगे। तो उन्होंने ये रोक दिया है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो अगर सूबे में इलेक्शन हो जाए और फिर यहाँ नई हुकूमतें बन जाएँ और वफाक में जो है वो जब उसके इलेक्शन हों कौमी असम्बली के, तो फिर यहाँ क्या होगा? तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा, आइन में कोई कबाहत नहीं है, हो सकते हैं। ये नहीं है कि जनाब यहाँ भी केयर टेकर हुकूमतें बने। यहाँ सीधा सीधा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है इनके बहुत सारे काम जो हैं वो रोक देगा। ये तो पहले ही कानून में है ना कि वुज़रा जो हैं वो सूबाई हों या फेडरल हों, वो नहीं हिस्सा ले सकते इलेक्शन कैंपेन में। एक तो ये इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, फिर दूसरे वो तबादले रोक देंगे, कुछ ट्रांसफ़र्स जो हैं वो करवा देंगे कि जनाब ये बंदा आईजी बदल दें, चीफ सेक्रेटरी बदल दें, फलां कर दें। उस वक्त सारे इख्तियारात चले जाते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास। और फिर तरक्याती मंसूबों के ऐलानात जो करते हैं उन दिनों में लोगों को लुभाने के लिए, वो रोक सकते हैं कि नहीं भाई कोई नहीं होना, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, आपकी सियासी जमातें जो हैं, आपकी जो हुकूमतें हैं सूबाई, उनकी जो मुतल्लिका सियासी जमातें वो उनके उम्मीदवार हैं तो उस पर असर पड़ेगा, कोई इसमें नहीं होगा। ये कोई इशू नहीं है। नॉन इशू को इशू बनाने की अगर कोशिश करना चाहते हैं तो करे। अब मैं जो कह रहा हूँ, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि खान साहब ने अगर असम्बली पंजाब असम्बली तहलील कर देते हैं परवेज़ इलाही साहब, जो कि उन्होंने कर दी है, तो इन्होंने फिर वो जो कह रहे थे अपने करीबी दोस्तों से कि मेरी दाढ़ थले आ गया मैं छड़ना कोई नहीं, ने तंग बड़ा किया परवेज़ इलाही ने, तो अब उन्होंने ये वारदात एक शुरू कर दी है उनको सबक सिखाने के लिए। वो ज़ाहिर काफ लीग के रहनुमा हैं। पहले तो चोरी शजात के बाद वही काफ लीग के सबसे बड़े रहनुमा थे, बल्कि चोरी शजात के बराबर के रहनुमा समझे जाते थे। और खान साहब ने फिर और जो बात की है इंटरव्यू में, वो ये कहा कि जनाब मेरे पीटीए के बंदे तो पूरे थे, काफ लीग वाले इधर उधर हो रहे थे पंजाब असम्बली के जब एतमाद का वोट लेना था परवेज़ इलाही ने। यानी वो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही का कंट्रोल कोई नहीं था उन लोगों पे, तो ये बस नेला ही है। इस तरह का वो तासर ये देने की कोशिश उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने इन्हें कहा है कि जनाब आप जो है ना काफ लीग ये ज़म कर दें पीटीआई में, यानी पीटीआई में आ जाएं, अपनी जमात छोड़ दें। यानी वो जमात जिसने वफाक में और सूबे में 5-5 साल हुकूमत की है काफ लीग ने, वो कहते हैं जनाब उसको ख़त्म करें, तहलील करें और मेरे साथ आके मिल जाए। अब जो 10 इनके एमपीएस हैं उनमें से पता नहीं कितने लोग परवेज़ इलाही के साथ उधर जाते हैं या अपनी इंडिपेंडेंट जो उनकी हैसियत है काफ लीग की उसके साथ रहना चाहेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब को क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एमपीए, एमएनए, और फिर अगर उनकी जमात ख़त्म कर रहे हैं खान साहब तो फिर उनके साथ वो ये ज़रूरी है कि जनाब वो कहते हैं वज़ारत आला दे दूंगा, क्या खान साहब ने कुछ नहीं देना इनको। ये परवेज़ इलाही साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हुए हैं सियासी तौर पे। अगर ये बस बड़के छड़के तो सारे मार रहे हैं ना। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब जो है ये एक रूहानी शख्सियत से मुलाकात की बात मैं बता रहा हूँ। तो आज ही मुझे एक साहब मिले हैं, बड़े सोबर आदमी हैं, बड़े पैरोकार हैं उनके, उन पे यकीन करने वाले बड़े लोग हैं, वज़ाइफ वगैरह भी बता देते हैं। इल्म गैब की बात तो नहीं मैं करता, चेहरा देख के कोई हिसाब किताब लगा के उसके मुस्तक़बिल के बारे में भी कोई बिशारत वगैरह वो दे देते हैं जनाब। और वो किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं है। इजाज़त मिलती है ना वहाँ से, बाबे इजाज़त देते हैं कि जनाब इतनी बात करनी है, इतनी नहीं करनी। और वज़ाइफ का भी वो बताते हैं कि जनाब अगर हमने 300 दफ़ा 400 दफ़ा कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी।
اتنی دفعہ یہ کرنا ہے، تو بابا جی کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو اشارہ دیا ہے کہ جناب وہ پڑھاتے ہیں کسی کالج میں، تو بہت سارے لوگ آپ میں سے ان تک پہنچ جائیں گے۔ تو جناب یہ ملاقات کا احوال یہ ہے کہ خان صاحب کی ہوتی ہے جناب ملاقات، یہ نہیں میں کہہ رہا کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے، ملاقات ہوتی ہے جناب۔ تو خان صاحب ہر بندہ اپنے کوئی ظاہر ہے اگر کسی روحانی شخصیت سے ملتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، کچھ اپنے مستقل کے حوالے سے، پلاننگ کے حوالے سے ان سے بات کرتا ہے، یا جو توہم پرست ہوتے ہیں وہ اپنے مستقل کا حال بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو نہ اس ملک کے حوالے سے انہوں نے کچھ پوچھا ان سے کہ اس ملک کی آئندہ کی صورتحال کیا ہوگی، کیسے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں پوچھا۔ اب میں یہ پکی بات ہارسز ماؤتھ سے سنی بات بتا رہا ہوں، اور اس بندے کی گواہی میرے پاس موجود ہے جو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ان بابا جی سے مختلف خواتین کے نام لے کے یہ پوچھا باری باری کہ جناب کیا یہ خاتون میرے ساتھ مخلص ہے، یہ خاتون میرے ساتھ مخلص ہے، یہ خاتون مخلص ہے۔ اور میں یہ بتا دوں بھی، میں نام میرے منہ سے نکلنے گیا تھا ایک خاتون کا، وہ آج کل خان صاحب سے ناراض ہے، ان کے بارے میں بھی خان صاحب نے پوچھا کہ جناب وہ کیا میرے ساتھ مخلص ہیں۔ یعنی خان صاحب نے کوئی 5-7 خواتین کے حوالے سے یہ ان سے پوچھا، آپ اپنا حساب کتاب لگا کے بتائیں کہ یہ خواتین میرے ساتھ کس حد تک مخلص ہیں۔ اور اگر ظاہر ان کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کس حد تک مخلص ہیں، تو یہ بھی تو پوچھا ہوگا نا کہ ان کے کہیں چکر تو نہیں چل رہے، کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہے۔ تو یہ خان صاحب کی ذہنیت ہے، یہ خان صاحب کی سوچ ہے۔ تو پھر ایسی سوچ کا بندہ اگر آپ لانا چاہتے ہیں دوبارہ وزیر اعظم کے طور پہ، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔